मानव इतिहास में महामारियों ने काफ़ी कहर मचाया है और उस पुराने दौर में जबकि हम ये भी नहीं जानते थे कि ये बीमारियां फैलती कैसे हैं, तो इनका इलाज ढूंढना या फिर वैक्सीन्स बनाना एक नामुमकिन सा काम था। लेकिन 19वीं सदी में दो वैज्ञानिकों के बीच एक ऐसी वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा चली जिसने इन महामारियों और अनेकों बीमारियों को देखने का वैज्ञानिक नज़रिया ही बदल दिया। ये दोनों जीनियस थे सर लुईस पास्चर और सर रॉबर्ट कोच। दोस्तों, इन दोनों जीनियस के बीच एक ज़बरदस्त राइवलरी ने जन्म लिया था जिसमें इन दोनों के नेशनलिज्म और ईगोज़ ने किसी कैटलिस्ट का काम किया था। आज से लगभग 150 वर्ष पहले एक दूसरे को हराने की इस होड़ ने मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में एक रिवॉल्यूशन का काम किया। इसलिए आज हम इसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में जानेंगे और पता करेंगे कि कैसे ये दो ब्रिलियंट माइंड एक दूसरे से टकराए थे। तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्टली बात करते हैं सर रॉबर्ट कोच की। इनका जन्म 11 दिसंबर 1843 को जर्मनी में हुआ था। वह एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके परिवार में वह 13 भाई बहन थे और उनके पिता एक माइन इंजीनियर थे। वर्ष 1862 में अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वह 19 साल की उम्र में हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन चले गए, जहाँ उन्होंने मैथ्स, फिजिक्स, बॉटनी जैसे विषयों को चुना। लेकिन तीसरे सेमेस्टर में ही उन्होंने अपनी स्टडी की फील्ड को शिफ्ट किया और एक अच्छा फिजिशियन बनने के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में चले गए, और आखिरकार वर्ष 1866 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। दोस्तों, अब थोड़ा सा लुईस पास्चर के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 27 दिसंबर 1822 में फ्रांस की एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था। यहाँ इनका बचपन गरीबी से जूझते हुए बीता। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान लुईस एक बिलो एवरेज स्टूडेंट थे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि उस समय उन्हें स्केचिंग और फिशिंग करना अच्छा लगता था। फिर भी उनकी क्रिएटिविटी को देखते हुए उन्हें किसी ने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए कहा। इसीलिए वर्ष 1839 में उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एंट्रांस टेस्ट देने की शुरुआत की। लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा ना होने के कारण कभी वह फेल हो जाते तो कभी कम मार्क्स आने के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता, और आखिरकार वर्ष 1843 में फाइनली वह अच्छे ग्रेड से एंट्रांस पास कर गए और उन्हें फ्रांस की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। वर्ष 1845 में सर लुईस ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और इसके एक वर्ष के बाद ही वह एक फिजिक्स प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने लगे। उसमें वह क्रिस्टलोग्राफी पर रिसर्च कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की फील्ड में 2 थीसिस भी सबमिट की। वर्ष 1846 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दी। दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने फ्रेंच साइंटिस्ट के सामने वाइन और बियर इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का चैलेंज रखा। उसमें वाइन इंडस्ट्री डूबने की कगार पर थी, क्योंकि अल्कोहल काफ़ी जल्दी खराब हो जाता था, जिस कारण वह बियर और वाइन्स को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते थे। पास्चर ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी रिसर्च पर जुट गए, जहाँ उन्होंने पता लगाया कि अगर हम अल्कोहल को काफ़ी तेज़ी से एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म करें और फिर ठंडा होने दें तो ये काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होगा, और हाँ, मिल्क भी इस प्रोसेस से काफ़ी दिनों तक खराब होने से बच सकता था। पास्चर की इस डिस्कवरी ने वाइन और बियर इंडस्ट्री को रिवाइव करने में मदद की, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम उनके नाम पर ही यानी कि पास्चराइजेशन रखा गया। लेकिन अब इस बात की चर्चा होने लगी थी कि आखिर अल्कोहल खराब होता ही क्यों है। जब रॉबर्ट हुक ने 17वीं सदी में माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया तो हमने अपने आसपास मौजूद अनेकों छोटे छोटे जीवों या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहली बार देखा। दोस्तों, 19वीं सदी के मध्य तक साइंस कम्युनिटी ये मानती थी कि अगर कोई चीज़ सड़ रही है या खराब हो रही है तो इसमें इन माइक्रोब्स की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसके लिए वह स्पॉन्टेनियस जनरेशन को जिम्मेदार ठहराते थे। ये एक ऐसी धारणा थी जो कि सदियों से वैज्ञानिक जगत में चली आ रही थी। इसके अनुसार अगर कोई चीज़ सड़ रही है तो वहाँ स्पॉन्टेनियस जनरेशन होगा, यानी कि खुद ही ये माइक्रोब्स पैदा हो जाएंगे, जिससे मियाज़मा यानी कि जहरीली हवा पैदा होगी, और जब ये हवा हम सांस के द्वारा अपने अंदर खींचेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन वर्ष 1861 में सर लुईस ने अपनी नई रिसर्च को पब्लिश किया, जिसे उन्होंने जर्म थ्योरी का नाम दिया। इसमें उन्होंने समझाया कि जब भी किसी चीज़ का डिके होता है, यानी कि कोई चीज़ सड़ती है, तो इसका प्रमुख कारण ये माइक्रोब्स ही होते हैं, और ये माइक्रोब्स किसी चीज़ के सड़ने से पैदा नहीं होते, बल्कि इन माइक्रोब्स के कारण ही कोई चीज़ सड़ती है और इन्हें हीट के द्वारा मारा जा सकता है। पास्चराइजेशन के पीछे यही सिद्धांत काम करता है। अपनी स्टडी से उन्होंने सदियों से चली आ रही स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। इस रिसर्च में उन्होंने माइक्रोब्स को जर्म्स का नाम दिया था। इसके बाद 1865 में उन्होंने रेशम उद्योग में फैल रही एक बीमारी का पता लगाया
और बताया कि रेशम के कीड़ों के मरने के पीछे जो जर्म्स ही जिम्मेदार हैं। लेकिन वह उस दौर के वाकई वैज्ञानिकों को पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पाए, मगर फिर भी उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज के कारण वह साइंटिफिक कम्युनिटी में एक जाना पहचाना नाम बन गए थे। दोस्तों 1870 से 71 के मध्य में फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसे आज हम फ्रैंको प्रशियन वॉर के नाम से जानते हैं। फ्रांस इस युद्ध को हार गया था, जिससे पाश्चर समेत पूरे फ्रांस में जर्मनी के प्रति बदले की भावना थी। वही उस समय कोच जर्मनी में एक फिजिशियन थे और एक मिलिट्री डॉक्टर के तौर पर कार्यरत थे, मगर जब भी उन्हें मौका मिलता वे अपने होममेड माइक्रोस्कोप से इन ऑर्गेनिज्म को बारीकी से समझने की कोशिश करते थे। कोच मॉलिक्यूलर लेवल पर उस दौर की बीमारियों को समझना चाहते थे, और जिस बीमारी ने कोच का ध्यान पहली बार खींचा वह थी एंथ्रेक्स। ये ज्यादातर मवेशी जानवरों को होने वाला रोग था, जिसके कारण कई किसान भी एंथ्रेक्स से संक्रमित हो चुके थे। जब कोच ने इस बारे में रिसर्च शुरू की तो किसानों ने उन्हें बताया कि कुछ ऐसे खेत हैं, अगर वहाँ मवेशी चरने जाएं तो वह बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, इसलिए इन खेतों को वह कर्स्ड फील्ड या फिर शापित खेत कहते थे। कोच इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग गए। उन्होंने एक संक्रमित जानवर का खून लिया और उसमें मौजूद बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट किया। दोस्तों वह ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने प्योर कल्चर में किसी बैक्टीरिया को ग्रो किया था। फिर उन्होंने इसको लेकर चूहों और मेंढकों पर प्रयोग किए और पाया कि जिन जिन को भी इस बैक्टीरिया के इंजेक्शन दिए गए थे वह सब चूहे और मेंढक बीमार पड़ने लगे और उनमें भी एंथ्रेक्स जैसे लक्षण सामने आने लगे। इस तरह से उन्होंने एंथ्रेक्स बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया या पैथोजन की खोज की थी, जिसे उन्होंने बैक्टीरियम बैसिलियस एंथ्रेसिस नाम दिया था। सिर्फ 32 साल की उम्र में वह ऐसे पहले इंसान बन चुके थे जिन्होंने पैथोजन्स और डिसीज़ के बीच एक डायरेक्ट लिंक खोज निकाला था। उन्होंने 1876 में अपनी इस उपलब्धि को आर्टिकल के रूप में पब्लिश किया था। जब पाश्चर को पता चला कि जर्मनी के एक मामूली से फिजिशियन ने उनकी जर्म थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए एंथ्रेक्स बीमारी के लिए जिम्मेदार पैथोजन को खोज निकाला है, तो वे काफी हैरान थे। और यह कारनामा उनसे 22 साल छोटे एक जर्मन नागरिक ने किया था, जिससे उनके जर्मनी से युद्ध हारने के जख्म फिर से ताजा हो गए थे। और इसी बात ने पाश्चर के मन को कोच के खिलाफ द्वेष से भर दिया। सर कोच की उस डिस्कवरी के 1 साल के बाद पाश्चर ने बताया कि वह इस तरह की रिसर्च को उनसे पहले ही अंजाम दे चुके हैं, जब उन्होंने 1860 के दशक में सिल्क वॉर्म में फैली एक बीमारी का पता लगाया था। लेकिन अपनी बात को साबित करने के लिए वह कोई सबूत नहीं दे पाए, मगर फिर भी उन्होंने कोच की रिसर्च को बुरी तरह से डिस्क्रेडिट किया। इसके 1 वर्ष के बाद ही पाश्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को पब्लिश कर दिया, जिसमें उन्होंने जर्म्स और डिजीज के बीच लिंक को दर्शाया था। जब इस बात का पता सर कोच को चला तो वह काफी गुस्सा थे, क्योंकि उनकी 5 साल की मेहनत को पाश्चर डिस्क्रेडिट कर रहे थे और खुद उसका क्रेडिट ले रहे थे। इसके बाद कोच ने पाश्चर के एक्सपेरिमेंट्स को लेकर कई आर्टिकल पब्लिश किए, जिसमें उन्होंने उनकी खिल्ली उड़ाई और उनके एक्सपेरिमेंट्स को बचकाना बताया। कोच के लाइमलाइट में आने से पहले पाश्चर अपनी साइंटिफिक रिसर्च का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते थे, लेकिन अब ये दोनों जीनियस ह्यूमन डिजीज को समझने और उनके रोकथाम के उपाय खोजने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। वर्ष 1881 में आयोजित इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मेडिसिन लंदन में ये दोनों जीनियस पहली बार मिले। यहाँ उस दौर के सभी ब्रिलियंट मेडिकल माइंड्स मौजूद थे। इसी दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स के विषय पर बात करना शुरू किया, जहाँ उन्होंने कोच के काम को सराहा, लेकिन इस खोज का सारा श्रेय खुद ले लिया। इससे कोच काफी गुस्सा थे और अब ये राइवलरी खुलकर सबके सामने आ गई थी। दोस्तों ये विवाद उन दोनों के बीच आखिरी दम तक जारी रहा, लेकिन हिस्टोरियंस की माने तो सर रॉबर्ट कोच को ही एंथ्रेक्स कोज्ड पैथोजन की खोज का श्रेय जाता है। दोस्तों ये तो इन दोनों की उपलब्धियों की मात्र शुरुआत भर थी। इसके बाद सर लुइस पाश्चर ने एंथ्रेक्स, चिकन कोलेरा और रेबीज की शुरुआती वैक्सीन को डेवलप किया, और दूसरी तरफ अपने खुद के द्वारा इजाद किए तरीकों से सर रॉबर्ट कोच ने टर्बोक्लोसिस और कोलेरा जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार पैथोजन्स को खोज निकाला। इन दोनों की ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज ने मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में एक रिवोल्यूशन का काम किया। कुछ दशक पहले जिन बीमारियों का नाम लेने से लोग डरते थे, अब उनके इलाज खोजे जाने लगे थे। दोस्तों हिस्टोरियंस का मानना है कि उस दौर में ये दोनों जीनियस अगर एक दूसरे से ना टकराए होते तो उस थोड़े से टाइम पीरियड में मेडिकल की फील्ड में इतनी ज़्यादा तरक्की असंभव थी। कोच पोस्टुलेट, जिनके द्वारा कोच ने पैथोजन्स को सीधे तौर से इन्फेक्शियस डिसीजेज से लिंक किया था, आज भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट उनका प्रयोग करते हैं। दोस्तों उनकी इस प्रतिस्पर्धा ने एक प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी के 2 इंस्टीट्यूशन को जन्म दिया। जो लोग पाश्चर के काम की सराहना करते थे, आगे चलकर उन्होंने इम्यूनिटी और इन बीमारियों से बचने के तरीके खोजने पर काम किया, और वही कोच समर्थित लोगों ने पब्लिक हेल्थ मेजर्स को इंश्योर किया जिससे ये बीमारियां किसी को हो ही ना। और साथ ही कोच के द्वारा इजाद किए मेथड्स का यूज करके कई इन्फेक्शियस डिसीजेज कॉजिंग पैथोजन्स को खोजने का काम किया। 28 सितंबर 1895 को 73 वर्ष की उम्र में सर लुइस पाश्चर की मृत्यु हो गई। दोस्तों इस राइवलरी की इंटेंसिटी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सर लुइस की मृत्यु के बाद सर कोच का माइक्रोबायोलॉजी में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। हालांकि वर्ष 1905 में सर रॉबर्ट
रॉबर्ट कोच को टीबी रोग के लिए जिम्मेदार पैथोजन को खोजने के लिए मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज से नवाजा गया, मगर इसकी खोज भी उन्होंने सर लुइस से चले टकराव के दौरान ही की थी और आखिरकार 27 मई 1910 में 67 वर्ष की उम्र में सर कोच की मृत्यु हो गई। लगभग 2 दशक तक चली इस राइवलरी ने मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड को बदल कर रख दिया। इसीलिए इन दोनों महानतम वैज्ञानिकों को ही फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप ऐसे और एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारी बार ऑफ जेनेसिस की सीरीज को जरूर विजिट करें और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।